हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच की प्रिपरेशन कराई जाती है। और लास्ट ईयर डीए का भी कोर्स यहाँ पे ऐड हुआ गेट में। तो उसकी भी प्रिपरेशन बच्चों ने किया है। तो हमारे बीच में एक टॉपर है इस साल, जो गेट 24 का रिजल्ट आया है। वैसे बहुत से लोगों ने टॉप किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई गेट से हर साल अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनमें से एक टॉपर है जिनकी रैंक डीए के अंदर में 130 रैंक है। और कंप्यूटर साइंस के अंदर में इनकी रैंक है 359 रैंक है। तो बहुत अच्छा एआईआर है। और इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा आपको। इनका नाम है आनंद सिंह, जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं। और इनसे बातचीत करेंगे, इनके जर्नी के बारे में जानेंगे। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको इनके बारे में, आनंद के बारे में। आनंद जो सिविल के स्टूडेंट हैं और आईआईटी पलक्कड़ से बीटेक किया हुआ है। तो इनकी जर्नी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा हमें कि यार, ये जो आपके आईआईटी का बच्चा है, ठीक है, आईआईटी के अंदर बीटेक करने के बाद, सिविल करने के बाद फिर सीएस में क्यों स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक था, ये सब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या अपॉर्चुनिटी है सीएस की तरफ देख रहे हैं। तो आनंद, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप थैंक दूसरी ब्रांच के होते हुए भी सीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही कम टाइम में अच्छा परफॉर्म किया आपने। तो आनंद, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, और आपके घर में कौन कौन है, और कहाँ के रहने वाले प्रॉपर। जी सर, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू फॉर आई गेट। और सर, मैं कानपुर का ही रहने वाला हूँ। और मेरे फादर जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी चीफ मैनेजर हैं। मेरी मदर अभी हाउस वाइफ है घर पे। और मेरे दो एल्डर सिस्टर हैं। एक अभी डेंटिस्ट है कोलकाता में। और एक अभी अपनी पीएचडी कर रही है मैसूर में एक यूनिवर्सिटी से। ओके। मेरी हाँ, मेरी स्कूलिंग सर यहीं पे हुई है। कानपुर में एक स्कूल है आईसीएसई बोर्ड का, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप, वहीं पे स्कूलिंग हुई 10th और 12th दोनों की। और फिर उसके बाद जेई के बाद फिर मैं क्या था 12th। तो आप जब स्कूल में थे, 9th 11th 12 में, उस समय आप कैसे थे पढ़ने में, आपका कितना मार्क्स आता था, क्या परसेंटेज था बोर्ड के अंदर में। सर, 10th से पहले तो उतना अच्छा नहीं आता था। पर 10th में मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। 10th में बोर्ड में मेरा 95% आया था। और फिर 12th में भी 97% था। तो और मेरे मतलब मैथ्स में कंप्यूटर्स में तो मतलब 100 में 100 थे दोनों टाइम। तो अरे मैं वाह। ऐसा कि कंप्यूटर साइंस में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था पहले से। और उस समय आईसीएसई बोर्ड में जावा पढ़ाई जाती थी। तो जावा में प्रोग्रामिंग करते हुए थोड़ा बहुत बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया। ओके। तो आनंद, जैसे आपने बताया कि आपका मैथ्स काफी अच्छा रहा है, और आपने 100% मार्क्स अचीव किया है इसके अंदर में, बोर्ड के अंदर में। तो ये तो मतलब जिसका मैथ्स अच्छा है, मतलब उसका सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हर जगह मैथ्स का लॉजिक यूज होता है, बिना उसके आप कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो आनंद, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप चूंकि आईआईटी से बीटेक है, पलक्कड़ से बीटेक है, और सभी का सपना होता है, हर पेरेंट का सपना होता है उनका बच्चा जो है आईआईटी में पढ़े। इस सपना को पूरा करने के लिए आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ा, और आईआईटी जेई क्रैक करने के लिए कितना आपने टाइम दिया, और कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ओके सर, 10th के बाद 11th से ही मैंने मतलब सब वहाँ पे भगदड़ होता है कोचिंग का, सब लोग ज्वाइन करते हैं तो मैंने भी एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। फिर 10th और 11th और 12th में मैंने प्रिपेयर किया था। बहुत बहुत ही ज़्यादा नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ किया, क्योंकि टाइम वेस्ट मेरा भी हुआ बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से फिर उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया जेई एडवांस में जो 12th में दिया था। तो अराउंड 8500 के अराउंड आया था एडवांस में। तो उसके हिसाब से जनरल कैटेगरी से मुझे आईटी पलक्कड़ में सिविल ब्रांच मिल रहा था। तो उस समय घर वालों का सबका मानना यही था कि अगर आईटी मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए ड्रॉप के चक्कर में, उसको लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे भी अपॉर्चुनिटीज आती है इस तरह से। तो उसी के चलते मैंने भी ले लिया था। और फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में तो मतलब पढ़ाई होती नहीं ज़्यादा। फिर सेकेंड ईयर से सिविल की पढ़ाई जब चालू हुई उस समय फिर लॉकडाउन भी हो गया था। फिर लॉकडाउन में ऑनलाइन चलती थी क्लासेस, तो उसमें जैसे कभी मेरा इंटरेस्ट उतना डेवलप हुआ नहीं सिविल में। प्लस ये भी कहूंगा कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है वो भी नहीं आ पाई। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा मेरे को लगने लगा कि नहीं, मुझे जो मेरा एक तरह से इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग में, उसमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने फिर उस समय फुल स्टैक डेवलपमेंट का चालू किया था, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे।
उसके थ्रू मैं सोच रहा था कि कोई जॉब का ऑफर मिलेगा अच्छा तो मैं देने का ट्राई करूंगा, बट उतना अच्छा ऑफर आ नहीं रहे थे। फिर मैंने, मेरा एक दोस्त थी, उसने बताया था आई गेट, मतलब उसने तो बताया था गेट में नॉन सीएस भी कंप्यूटर साइंस सीएस जा करके एमटेक कर सकते हैं। तो ओके। वहां से फिर मैंने रिसर्च करी थी, फिर पता किया था, तो मैंने टारगेट बना। आनंद, फिर एक बात ये भी जानना चाहूंगा कि जब आप आईटी की तरफ जा रहे थे, आपने जैसे बताया कि आपकी रैंक 8000 ऑलरेडी आईआईटी जेई में थी, जो कि अच्छी रैंक मानी जाती है। तो इसमें आपको सीएस भी तो मिल जाता ना, एनआईटी वगैरह साइड में आप जाते तो सीएस की जी तरफ उस सर। समय झुकाव क्यों नहीं दिखा? आप सिविल में ही क्यों झुकाव दिखाया? सर उस समय मैं थोड़ा सा इतना क्लियर नहीं था कि जैसे मैं सीएससी में ही कर पाऊंगा। मेरे को था कि क्योंकि आईटी का ब्रांड होता है, तो ब्रांड वैल्यू को मैंने ज्यादा ऊपर रखा था अपने इंटरेस्ट से। अगर मैं उस समय थोड़ा सा सोचता कि नहीं मुझे इंटरेस्ट सीएस में ही है तो मुझे एनआईटी सीएस लेनी चाहिए रादर देन कि कोई आईआईटी में सिविल, तो उस समय मैं मतलब जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसको ऊपर रखता, फिर वो मिलता। बट उसकी वजह से फिर ऐसा हुआ था कुछ। तो उतना ज्यादा अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाया आपको, जी। और कोई बताने वाला भी शायद आपको नहीं टकराया कि जो कि सिर्फ वो हम आईटी के नाम पर ही वहां पे चले गए। और लॉकडाउन भी एक बहुत बुरा टाइम था कि बच्चे उसमें बहुत अच्छा, मतलब जो चीजें प्रैक्टिकली सीखना चाहिए, जो एनवायरनमेंट कॉलेज का मिलना चाहिए, जो फ्रेंड सर्कल का एनवायरनमेंट आईआईटी का मिलना चाहिए, वो बच्चों को यस। कहीं ना कहीं लैग कर गया। और ये सभी जगह नुकसान हुआ, आईटी में भी नुकसान हुआ, जो एनआईटी वगैरह में पढ़ते थे उनको भी इस चीज का नुकसान हुआ बच्चों का। क्योंकि कॉलेज में ऑफलाइन में जो इंटरेक्शन होता है, जो फ्रेंड सर्कल बनता है, उसकी फीलिंग अलग लेवल पे रहती है, ऑनलाइन में उतना इंटरेक्शन नहीं बन पाता है। तो फिर आपने कब से सोचा, जैसे आपने बताया कि आपकी फ्रेंड ने, किसी ने बोला कि गेट में आप सीएस में नॉन गेट, मतलब नॉन सीएस वाले बच्चे भी जा सकते हैं, तो कब से प्लान आपने किया कि अब मुझे गेट सीएस की तरफ मूव करना चाहिए, जाना चाहिए? सर प्लान मैंने ज़्यादा अर्ली नहीं बनाया था, मेरी एक ये फॉल्ट रही है। अगर मैं और अर्ली बनाता तो बहुत अच्छा रहता, बट मेरे को देर से पता चला सारी चीज़ें। तो मैंने लास्ट ईयर अराउंड फेबररी मार्च के बाद, मतलब लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। तो उस मार्च के बाद मैंने अटेम्प्ट सोचा कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। अप्रैल में मैंने ज्वाइन किया गेट फोरम यहाँ पे। अप्रैल नहीं, जी। एक्चुअली जून में ज्वाइन किया था, क्योंकि जून तक इनका बैच स्टार्ट हुआ था, फिर जून के बाद स्टार्ट तो किया। आपने आफ्टर बीटेक ज्वाइन किया कि बीटेक के अंदर में रहते हुए ज्वाइन किया आपने? नहीं, बीटेक का आपके आफ्टर पास आउट है? पास आउट है तो पास आउट ज्वाइन तो आप 23 के पास आउट है, 24 के पास आउट है? किया। सर 22 का पास आउट। 22 के पास आउट है। तो यस। 1 ईयर आपने फिर क्या किया, मतलब 22 से लेकर 23 तक क्या किया आपने? सर मैं वही फुल स्टैक डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहा था और उसी के थ्रू देख रहा था जॉब लेने का ट्राई। मतलब उतना अच्छा। उस बीच में आपने गेट के लिए कुछ भी प्लान नहीं बनाया? सर नहीं, मेरे को उस समय एक तरह से कहना चाहिए नॉलेज ही नहीं थी कि ओके। क्या कि नॉन सीएस, मुझे लगा नहीं था कि नॉन सीएस भी जा सकते हैं। तो तो ये आप मेरी एक आपके फॉल्ट है। आपके जो दोस्त है जिसने आपको बताया, वो क्या करती है? सर वो तो अभी जॉब कर रही है अमेजोन में। अच्छा अच्छा। तो आपके फ्रेंड ने आपको मतलब गेट का रास्ता दिखाया कि गेट सीएस में तुम कुछ कर सकते हो। तो फिर आपने जो है आपने सेल्फ स्टडी के बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने कोचिंग के बारे में क्यों सोचा कि कोचिंग करनी चाहिए? क्योंकि सर आप सेल्फ आईटी स्टडी। हाँ। क्योंकि आप आईटी से थे, आईटी का बेटे का बच्चा मानते हैं बहुत ही तेज होता है, उसका मैथ्स वगैरह काफी अच्छा रहता है। ठीक है, तो उसे स्टडी करके भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ क्यों नहीं गए? सर एक्चुअली उस समय मैंने स्टार्ट किया था, सोचा था स्टडी सेल्फ स्टडी, यूट्यूब पे कई सारे इतने सारे टीचर हैं जो अपना करते रहते हैं, तो वहां पे मैं स्टार्ट कर रहा था। बट उतना, जैसे आप भी बताते हैं क्लास में, उतना डेप्थ में जाते नहीं हैं वो लोग। वो लोग जैसे जल्दी जल्दी बताएंगे, और जिन लोगों को सरफेस लेवल का चाहिए कि नॉलेज है, हाँ इतना हो जाएगा। पर मैंने क्वेश्चन देखे थे और मतलब मेरे को समझ में आ गया था कि मुझसे बिना कोचिंग के हेल्प के नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई सारी चीजें जो हैं डेप्थ में नहीं पढ़ी हैं मैंने। ओके। और ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट तो मैंने पढ़े नहीं थे, हाँ, पढ़े नहीं, तो चूंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था। जी तो सर। फिर आपने कोचिंग का प्लान बनाया, मई या जून में आप बता रहे थे कि आपने बनाया, और उस समय आपको आईगेट के बारे में आइडिया नहीं था। तो आपने यस। ऑफलाइन का प्लान बनाया, जो कि कानपुर के अंदर में गेट फोरम करके चलता है वहां पर। तो आप ऑफलाइन की तरफ क्यों झुकाव दिखाए, आपने ऑनलाइन की तरफ क्यों झुकाव नहीं दिखाए? सर ऑनलाइन जैसे सबका लॉकडाउन के बाद ना, कोविड के बाद सबका ऑनलाइन से मन हट गया है। ऑनलाइन स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बट वो जो डिसिप्लिन है वो कभी आ नहीं पाता है, चाहे चाहे जितना अच्छा स्टूडेंट हो। थोड़ा बहुत लेट के पढ़ना, बिस्तर में बैठ के पढ़ना, उस टाइम नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में क्लास में जाकर के एक माहौल बनता है, एनवायरनमेंट बनता है, वो एनवायरनमेंट बहुत फायदा करता है। तो उसके लिए मैंने कहा कि करनी है तो ऑफलाइन ही करनी है, तो बट फिर वहाँ आपने पे। आपने फिर गेट फोरम ज्वाइन कर लिया कानपुर का? हाँ सर।
वहाँ पे ज्वाइन किया, बट वहाँ पे 2 सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि जैसे अच्छे टीचर्स को बुला सके वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे हम लोग को रेफर कर दिया गया आपके आई गेट के कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अभी मेरे सर से बात हुई, सर ने बोला कि सर हमारे कुछ बच्चे हैं जिनको आप ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। चूंकि हमारा उनका एक फ्रेंड सर्कल भी है, तो फिर बोला, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा। तो आपको जब आई गेट में आए तो आपको डाउटफुल में तो नहीं थे कि यार ये आई गेट कहाँ से आ गया, मैं तो गेट फोरम की तरफ आया था, ये आई गेट हाँ में सर। हमको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा, फिर पता नहीं कैसा होगा। ऑनलाइन पढ़ना होता तो बहुत सारी कोचिंग है, ऑलरेडी वहां चले गया होता मैं। सर स्टार्टिंग में बिल्कुल, मैं कहूँगा झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को लगा था कि जैसे स्टार्टिंग में कि मे भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगता है सबको कि पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा स्लो है। तो लगने लगता है कि इस मतलब मैं कैसे कवर कर पाऊंगा इतने टाइम में अगर ऐसे चलेगा तो। पर वो चीज़ एक बहुत अच्छी चीज़ है स्लो पढ़ना। उसमें ये होता है कि तुम्हें हम लोग को एनालिसिस नहीं करने की जरूरत रहती है कि जैसे सारी चीजें बता दी जाती हैं, दिखा दी जाती हैं। वरना हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ के फिर हम लोग को टाइम बिताना पड़ेगा, टाइम तो बिताना ही पड़ेगा अपना उसमें। तो ये चीज रहती है कि स्टार्टिंग में लगेगा लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपने आप से करना चालू करोगे तो लगने लगता है कि नहीं, जो पढ़ाने का स्टाइल है हर चीज है बिल्कुल सही है, बस हमें अपनी तरफ से एफर्ट थोड़ा ज्यादा देना। तो फिर आपने कैसे कंप्लीट किया, कोर्स कैसे कंप्लीट किया, और आपने चूंकि आई गेट का ऐप आपने यूज किया उसके अंदर में, तो क्या प्लान रहता था, आप कैसे पढ़ते थे, मतलब क्या इन मतलब रहता था कौन सा सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करना है? सर उस समय मेरा मैथ्स हो गया था और डिजिटल लॉजिक हो चुका था ऑलरेडी। वो तो तो आपने मेरा, ऑफलाइन ऑफलाइन में कर लिया था आपने। हाँ, वो हम्म। ऑफलाइन में कर लिया था। फिर उसके बाद रिकॉर्डेड से उस समय उस समय कंपाइलर डिजाइन स्टार्ट हो रहा था। तो उसमें मेरे को टीओसी का नॉलेज नहीं था पहले से। तो मैंने पहले सोचा कि टीओसी स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डेड से, तो पहले मैंने टीओसी करा था। फिर कंपाइलर डिजाइन, फिर मैंने सोचा कि जो हैवी सब्जेक्ट्स हैं सीओए और ओएस, इनको करता हूँ, तो उनको किया था मैंने। और इसके बाद फिर मैंने सोचा जो दूसरे सब्जेक्ट रह गए हैं, जैसे मैंने क्या किया था डीएसए में, मैं कहूंगा कि मैंने थोड़ा सोच लिया था कि मेरे को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड का नॉलेज है बेसिक सब, तो मैं उसको थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम उतना था नहीं मेरे पास। तो मैंने सोचा कि कुछ सब्जेक्ट मुझे छोड़ना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट मेरे को छोड़ना पड़ा सीएन, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। सीएन इस बार बहुत अच्छे से आया है। तो सीएन के थोड़े सब्जेक्ट में नॉलेज रह गई मेरी, थोड़ा और स्कोर कर सकता था, तो ये रह गया। लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट हो गए थे, तो सिर्फ आपने सीएन रह जब गया था। आपने सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट किया ऐप से? सर टीओसी स्टार्ट किया था सबसे पहले, थ्योरी ऑफ और कंप्यूटेशन। पीओसी आपको समझ में आया पूरा कैसे पढ़ाना है जी, सर? हाँ सर, उसमें बहुत ही मैं कहूँगा कि एकदम डिटेल में, और उससे ज़्यादा डिटेल में आपको कहीं मिलेगा नहीं, सच बताऊं तो, कि हर एक चीज़ को विजुलाइज करा दिया है। तो फिर आपने टीओसी कंप्लीट किया, फिर सीडी भी आपने कंप्लीट किया? जी सर। टीओसी के किस बाद सीडी करा, उसके बाद किस फिर सीओए। सीओ? तो सीओ आपने 23 वाले वीडियो से किया होगा पूरा? हाँ सर, मैंने मोस्टली सारे 23 वाले से किया था। अच्छा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विकास सर वाला किया था कि मेरा जो है उसको किया था? नहीं सर, सब आप ही का किया है। मैंने सर एक ही सब्जेक्ट नहीं किया है, जो कि डीबीएमएस है, जो आप नहीं पढ़ाते हैं। हाँ। डीबीएमएस दूसरे सर पढ़ाते हैं, वो मैंने 22 वाले लेक्चर्स के साथ किया। अच्छा, प्रोजेक्टा अ, वाला। हाँ हाँ सर। प्रोजेक्टा करा होगा, ठीक है। तो कितना घंटे आप देते थे, क्योंकि आप, मुझे याद है जब आप आई गेट में आए थे तो काफी लेट हो गए थे हम लोग, तो मतलब हमको लगता है कब की बात होगी ये, जुलाई के बाद की बात होगी जहां तक मुझे याद आ हाँ रहा है। तो काफी लेट थे, मतलब कम टाइम था, उस कम टाइम में इतने सारे सब्जेक्ट आप कैसे कवर किए, ये मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि यार एक साल है, बहुत कम टाइम है, कैसे कर पाऊंगा, लेकिन आप सिविल के ब्रांच के होकर और आप मतलब जुलाई के बाद आई गेट ज्वाइन करके और उसके बाद भी आपने बहुत अच्छा 130 रैंक डीए के अंदर में लाना मामूली बात नहीं है। 359 रैंक सीएस के अंदर में लाना ये इजी टास्क नहीं है। तो आपने, और जो भी वो बच्चा जिसका बैकग्राउंड सीएस में टीओसी का बैकग्राउंड नहीं है, सीडी का नहीं है, सीओ का नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, चूंकि सिंक्रोनाइजेशन अलग लेवल पे उसको पढ़ना है, ठीक है, तो कैसे आपने इन सारे सब्जेक्ट को कवर किया और कितने घंटे आप डेली देते थे? सर, मेरे दिमाग मतलब जो मेरा स्ट्रेटजी था वो तो यही था कि सारा दिन बैठ के पढ़ना है, क्योंकि और कुछ अभी मेरा प्लान है नहीं। यही मैंने सारा चीज मतलब इसमें झोंक दिया। फिर था कि मैं मतलब कर रहा था कि ऑप्टिमाइज कर सकता था, जितना टाइम है उसमें ऑप्टिमाइज कर लो कि कैसे मतलब मैक्सिमम स्कोर कर सकता।
ऑब्वियसली सारा सिलेबस नहीं कवर कर पाऊँ, जुलाई के बाद अगर कर रहे हो स्टार्ट, किसी भी वे में नहीं हो सकता, और अगर हो रहा है तो आधी अधूरी नॉलेज रहेगी। तो ये था कि नहीं, जिस तरह से मैं एक ही सब्जेक्ट को उठाऊंगा उसमें एटलीस्ट कम से कम उसके पीवाईक्यूज बनाऊं, उसका उसमें डेप्थ में जाऊं, अच्छा सा उसको कर लूं, ताकि गेट में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसमें स्कोर कर सकूं। फिर पढ़ता था मैं, आई थिंक अराउंड मतलब 10 आवर्स तो हो ही जाता था। मतलब ट्राई तो करता ही था कि जैसे कि लगातार बैठ के पढ़ने का, क्योंकि भाई लगातार बैठ के ही से फ्लो बनता है, फ्लो टूट जाता है तो फिर नहीं होगा। फ्लो तो बनाने का ट्राई करता था। 10 आवर्स डेली देते तो और वीडियो की स्पीड आप बढ़ा देते थे? नहीं सर, वीडियो स्पीड में नहीं बढ़ाता था, वीडियो 1x पे ही चलाता था। अच्छा, जिस पे मतलब नेचुरल स्पीड पे चलाते थे। तो क्या नोट्स वगैरह आप बना लिए थे, सिर्फ वीडियो ही देखते थे? नहीं सर, नोट्स बनाए थे, प्रॉपर नोट्स बनाए थे। मैंने वीडियो की स्पीड खाली लास्ट में जनवरी के मंथ में मेरा डिस्क्रीट में मैं पढ़ रहा था, मैथमेटिकल लॉजिक और सेट थ्योरी, उसमें मैंने स्पीड बढ़ाई थी। तो क्योंकि उस समय मेरे को जल्दी जल्दी करना था, तो उस समय मैंने 1.5 के अराउंड कराई थी, पर बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने नहीं किए। मतलब आपको क्या अच्छा लगा, मतलब आई गेट के लेक्चर्स में जो रिकॉर्डेड में देख के आपको क्या अच्छा लगा? तो मुझे सबसे अच्छा तो यही लगा कि जो जैसे अब तक क्या है, चीजों को जल्दी जल्दी करने का एक वो बन चुका है कि जो टीचर जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा है, जल्दी जल्दी खत्म कर दे रहा है, वो उसका हो जा रहा है कि ना इसने जल्दी कर दिया, लेकिन मतलब उसमें क्वालिटी नहीं है। सिंपल सी बात है, क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी कि डेप्थ में जा रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे हैं, पीवाईक्यूज के अंदर भी जो एनालिसिस होती है वो समझा रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो उस तरह से चीज मुझे सेफ्टी लगी कि अच्छी चीज है। हाँ, ये इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लेंथ बड़ी हो जाती है। और दो चीजें मैं सोचता हूँ इसमें कि यदि मैं शॉर्टकट में कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा, तो उतना टाइम तो बच्चे को देना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी में ज्यादा एफर्ट उसको देना पड़ेगा। लेकिन यदि मैंने टाइम लेके उसको प्रॉपर एनालिसिस करवा दिया, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगा है, तो बच्चे का वो एफर्ट कहीं ना कहीं बच जाता है। फिर उसको एफर्ट लगाना रहता है पीआईक्यू पे या टेस्ट सीरीज के अंदर में। तो आपने सिलेबस कवर किया, लेकिन जैसा मैं सुन देख पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, आपने थोड़ा सा लेट सिलेबस कवर किया। तो जैसे जो पीआईक्यू हमने करवा दिया तो वो तो हो गया, लेकिन कुछ पीआईक्यू ऐसे भी रहते हैं जो हमने छोड़ दिया है कि नहीं आप लोग खुद बनाओगे। तो क्या आप खुद अटेम्प्ट करते थे पीआईक्यूज को? हाँ सर, पीवाईक्यूज तो कर रही हैं, उसके बिना तो नहीं हो पाया। पीवाईक्यूज मैंने लास्ट में करे थे। मतलब ऐसा नहीं किया था कि जैसे जैसे सब्जेक्ट चल रहा है वैसे वैसे सॉल्व करूं, क्योंकि मतलब हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। मैंने पूरा सब्जेक्ट कवर करने के बाद फिर पीवाईक्यूज को उठाता था और उसको सॉल्व करता था, और उसमें भी जो नहीं आ रहे थे या जो अच्छे क्वेश्चन होते थे उनको मार्क कर लेता था दोबारा रिव्यू करने। फिर पीवाईक्यूज तो सभी के सॉल्व किए, तो लेकिन एक ही बात है। अच्छा, तो इसमें जो डाउट्स आते थे, क्योंकि मैं जैसा आप रिकॉर्डेड से पढ़ते थे तो उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे मुझसे भी, क्योंकि आपका ये था कि मैं रिकॉर्डेड से मेरा कोर्स जल्दी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो डाउट और रिवीजन भी जरूरत पड़ती है। इन दो चीजों के लिए आप क्या करते थे, कैसे करते? सर डाउट्स मेरे को उतने नहीं आते थे, क्योंकि लेक्चर की मतलब मैं करता था लेक्चर तो समझ में आ जाता था मोस्टली चीजें। और गेट के पीवाईक्यूज अच्छे हैं, और उनके सॉल्यूशंस कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा कठिन होंगे, कुछ कुछ ऐसे होंगे क्वेश्चन जो कि बहुत हैवी आए हुए हैं, उनका मैं उतना नहीं एनालिसिस कर पाया, जैसे उसमें मैं उतना नहीं डीप घुसा। बट बाकी सारे मेरे को समझ में आ जाता था, तो मेरे को कभी ऐसा, मेरे को लगता जरूर कि हाँ अगर आपसे कांटेक्ट करना है और कोई चीज का डाउट पूछना है तो जरूर करता, बट ऐसा कभी उतना हुआ नहीं कि कोई डाउट है तो मैं कांटेक्ट करूँ। तो मैं था कि जब तक ऐसा है। तो क्या आनंद, मैं ये मानूं कि आप आईआईटी से जो आपका मैथ बैकग्राउंड चूंकि आपका अच्छा रहा है, तो उसने भी बहुत आपको हेल्प किया है? हाँ सर, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि हाँ, चूंकि मैथ्स आपका अच्छा है तो आपका खुद का एनालिसिस पार्ट, आपका सोचने का तरीका भी काफी अच्छा है। और चूंकि आप आईटी से है तो मैं मानता हूँ कि आप में भी कुछ खासियत तो होगी, क्योंकि चीजों को जल्दी ग्रास्प कर लेना, चीजों को अप्लाई करना, ये भी ऐसा माइंड होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को एक बार समझाने के बाद भी कभी कभी नहीं समझ में आता है। लेकिन जो आपका अपना एक बैकग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है यहाँ पर, खासकर मैथ्स में, एप्टीट्यूड के अंदर में। तो मुझे लगता है कि आप मैथ्स तो ऑलरेडी बता रहे हैं कि गेट प्रोग्राम से कंप्लीट कर लिए थे, डिजिटल का भी वहां पे कंप्लीट कर लिए थे। एप्टीट्यूड के लिए कैसे करते थे, या एप्टीट्यूड आपसे बनता था पहले से? सर एप्टीट्यूड हाँ थोड़ा बहुत बनता ही था पहले से। थोड़ा बहुत हाँ गेट फॉरम में हुआ था, गेट फॉरम में थोड़ा कवर हुआ था, मैं एप्टीट्यूड के दो चार थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स हुए थे, टॉपिक्स उसके। तो लेकिन एप्टीट्यूड बेसिकली मैथ्स ही है, एप्टीट्यूड और मैथ्स के अलावा कुछ है नहीं। तो वो 12th तक की मैथ्स है बेसिकली।
तो उस वहां तक तो मेरा था कि थोड़ा बहुत आता ही है, उसको बस ये रहता था कि फॉर्मूले भूल जाता हूँ और कोई कंसेप्ट भूल जाता हूँ तो उसको याद करना था। तो एप्टीट्यूड में ऐसा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके नहीं गया था, जो करी थी वो जुलाई से पहले ही करी थी, लास्ट में नहीं करी थी मैंने। ओके ओके। तो फिर आपने कुछ टेस्ट वगैरह भी लिखा कि नहीं लिखा? हाँ सर, मैंने टेस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज मतलब वहीं की थी मेडीसी की। यहाँ की मैं उतना ले नहीं पाया था, टाइम मेरे पास उतना था नहीं, मैं जानता था सॉल्व कर नहीं पाऊंगा टाइम के अंदर। हाँ, तो समय ऐसा कम कि था आपके पास। समय कम था, वही सर। मैंने स्टार्ट ही की थी जनवरी में, और फिर उसके बाद मिड जनवरी के अराउंड। तो मेरे पास टाइम टाइम था ही नहीं। तो टेस्ट मैंने अराउंड 12 या 14 या 15 अराउंड, इसके फुल लेंथ टेस्ट इतने ही दिए थे। सब्जेक्ट वाइज हाँ 20-25 दिए होंगे। तो उसमें आपके मार्क्स कैसे आते थे? लोअर लो मार्क्स कितने हैं और हाई मार्क्स कितने सर लोएस्ट लोएस्ट मेरे अराउंड 55-56 गए थे, और हाईएस्ट तो 75 के अराउंड गए थे। हैं? तो ये पर जब मैं मार्क्स टारगेट आपके जब ये मार्क्स 70 में आने लगे तो आपको फील होने लगा कि अब तो मेरा हो ही जाएगा? सर, हाँ लेकिन सर मेरा उस समय था कि मेरे को सेफ्टी चाहिए, कि जैसे इस बार करना ही करना है, और कोई मतलब मेरे पास लेकिन वो था कि हाँ करना ही करना है। तो मेरे को डर लगता था कि अगर 50s में रह गए तो बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अच्छे ही नंबर लाने हैं। तो मेरा था कि मिनिमम 70 लाने हैं, इस तरह से था। लेकिन उतना हो नहीं पाया, गलतियां हो गई। तो डीए के लिए अलग से कोई तैयारी आपने किया था, मशीन लर्निंग एआई के लिए या पाइथन के लिए? वही मैथ्स, जो मैथमेटिक्स से और जो डीबीएमएस सब्जेक्ट कॉमन रहता है, और जीएस एल्गोरिथम सब्जेक्ट कॉमन रहता है, इन्हीं को रिवाइज करके गया था और इन्हीं को अच्छे से पढ़ा। और तो हाँ एक चीज, हाँ मतलब मैं एक चीज कहूंगा कि जैसे आईआईएससी वालों ने डीए के लिए एक सैंपल पेपर रिलीज किया था अपने पेपर से एक हफ्ते पहले अराउंड। तो वो मैंने डाउनलोड करके उसके क्वेश्चंस के जो भी मतलब जैसे एक चीज होती है कि हाँ कुछ कुछ कंसेप्ट देख लेना ऑनलाइन ही, वो देख के गया था कि अच्छा कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो बना सकता हूँ, इस तरह। ओके। तो डीए का पेपर जब आप देने गए 3 तारीख को, कैसा माइंड में क्या चल रहा था कि डीए के बारे में क्या सोच रहे थे? ये पेपर बिल्कुल 100% निकालना है या बस ऐसे ही जा रहे हैं, एक प्रैक्टिस के लिए जा रहे सर उस समय तो प्रैक्टिस ही था, कि मैं था कि एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह, कि एक बार इन्वायरमेंट पता चलेगा क्या होता है कंप्यूटर सामने बैठ के, कितना डर लगता है और क्या होता है उसमें, तो इसका टेस्ट करने गया था। उस समय उतना टेंशन नहीं था। तो हो सकता है इसलिए ये फायदा रहता, हो सकता है कि दिमाग में टेंशन ज्यादा रहता है, थोड़ा गलतियां होने का चांस रहता है। उस समय उतना टेंशन नहीं था कि मॉक टेस्ट है, तो उस समय ऐसे ही रहता था, फ्री फ्री माइंड थे में। और फ्री माइंड थे आप? बस। फ्री माइंड होने से फायदा हुआ कि आपकी रैंक उसमें बहुत अच्छी आ गई, और बहुत से लोग ही अच्छी आ गई है, ऐसा नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत बच्चे लोगों ने इस डीए की तैयारी नहीं की थी लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट जो था वो उसमें अच्छा परफॉर्म किया उन लोगों ने। तो फिर 1 वीक और बचा हुआ था, सीएस का पेपर 10 तारीख को हुआ था। तो जब 10 को गए आप, उस समय माइंड में क्या चल रहा था? सर वो 1 वीक सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, मैं कहूंगा कि उस समय इतनी टेस्ट सीरीज मेरा दिमाग में था कि सॉल्व करनी, पर उससे कहीं क्लियरली मैं कर नहीं पाया क्लोज में। मतलब था कि बहुत टेंशन थी, फिर मैं लास्ट लास्ट में रिवाइज करके ही गया था सब कुछ, क्योंकि रिवीजन मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वरना वहां पे बैठे हो कोई चीज नहीं याद आ रही है तो सबसे ज्यादा खलता है। तो मैं रिवीजन करके गया था उस दिन का टेंशन अलग था। नींद तो अच्छे से किसी को भी नहीं आई होगी, मैं कहूंगा कि हर किसी को टेंशन रहती है उस दिन। फिर वही रहा कि अच्छे से गया था, पूरा माइंड काम करके, लेकिन टेंशन में थी, टेंशन था थोड़ा। और ऊपर से वहां पे 1 घंटा जो बैठे रहना पड़ता है एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा टेंशन और पैदा कर। पेनफुल रहता है थोड़ा सा। हाँ। तो फिर पेपर जब स्टार्ट हुआ और जब आप क्वेश्चन आने लगे सीएस का पेपर में, तो क्वेश्चंस कैसे जा रहे थे? मतलब अच्छे जा रहे थे, बन रहे थे या नहीं बन रहे थे? नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं बन रहे थे स्टार्टिंग में। मुझे लगा कि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था पेपर टफ आया, और मेरा से वो सेट सेट 2 था, तो थोड़ा सा टफ तो था ही। लेकिन मैं मेरे को लग रहा था कि जैसे सीएन के क्वेश्चन में काफी देख रहा था स्टार्टिंग में थे, तो मेरे उस समय लग गया कि अच्छा नहीं हुआ है, सीएन इसमें काफी आई है। तो उसमें मैंने गलतियां भी करके आ गया हूँ, वो एक दो तो माइनस भी हो गए। लेकिन फिर स्टार्टिंग में मैं था कि एक बार जितने आते हैं उनको करूंगा, टेक्निकल पार्ट पहले कर रहा था। फिर उसके बाद टेक्निकल होने के बाद बाकी सबको मार्क और रिव्यू वाला ऑप्शन होता है उसमें, वो कर दिया था। फिर जनरल एप्टीट्यूड को मेरा था कि जल्दी जल्दी कर, फिर वापस आ, फिर वापस सेकंड बार में देखा थोड़ा, तब जाके हुए थोड़े क्वेश्चन। तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था? सर करे तो बहुत थे, आई थिंक 60 60 तो करे थे, पर और नेगेटिव भी हुई। नेगेटिव कितने मार्क्स हुए?
नेगेटिव आई थिंक 1.67 हुए, ओके। एवरेज रैंक। यदि एक नंबर और तुम्हारा आ गया होता तो रैंक थोड़ी और अच्छी हो जाती, 359 से और ऊपर आ जाते हैं। जी सर। सर एक्चुअली मेरे से नेगेटिव में उतनी गलतियां नहीं हुई जितना मैंने, जैसे एमएसक्यूज जो होते हैं, इस बार आईएससी वालों ने एमएसक्यूज बहुत पूछे थे, तो वहां पे मेरे से बहुत, जैसे एक ऑप्शन भी गलत है तो फिर पूरा जीरो मिलता है, वो मुझे खल रहा। 5-6 गलतियां तो मुझे आते हुए नहीं हुई। तो ये जो मतलब आपको ये प्रॉब्लम राइज हुआ, मतलब आप इसको क्या मानेंगे, कहाँ पर मतलब थोड़ा सा लैग कर गए कि हमको तो लगता है, मैं जैसे सोच पा रहा हूँ टाइम का था कि आपके पास टाइम बहुत कम था, पढ़ना बहुत ज्यादा था, इस वजह से आप उतना ज्यादा जो सेल्फ एनालाइज होता है सब्जेक्ट का, टॉपिक का, चैप्टर का, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ होगा, इसलिए आपको एमएसक्यू बनाने में थोड़ा सा दिक्कत गई होगी। आपके हिसाब से क्या लगता है कि थोड़ा और टाइम मिल गया होता या थोड़ा और कंटेंट मिल गया होता तो शायद और अच्छा हो जाता? मतलब आप क्या सोच रहे हैं? सर कंटेंट के मामले में तो मैं नहीं सोचता हूँ, बिकॉज वो इतना ज्यादा है, मैं खुद उसको कवर नहीं कर पाया। बहुत आवर्स का कंटेंट है, आपको कंटेंट की कमी किसी भी हालत में नहीं होने वाली। तो मेरे को तो यही है कि मेरा टाइम कम था, तो ऑब्वियसली फैक्टर तो थोड़ा रहेगा। और प्लस मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा मेरे को सब्जेक्ट जो, जैसे डीएसए था, तो उसको मेरे को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था कि जैसे डीएसए मेरे को थोड़ा बहुत फंडामेंटल आता है तो मैं कर लूंगा, इस तरह से नहीं चलना है उसको, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें खेल लेंगे वो लोग थोड़ा सा, थोड़ा बहुत डिटेल्स में खेल लेंगे। तो उस तरह से मैं था कि मेरे को उसके थोड़ा ज्यादा डिटेल अंदर घुसना चाहिए था, एल्गोरिथम में थोड़ा स्कोर कर सकता था ज्यादा, सीएन भी मेरे को पढ़ना चाहिए था इस तरह से। मतलब थोड़ा सा टाइम का इशू हुआ इसलिए आपसे हम आपसे मिस कर गया, कोई बात नहीं है। तो जैसे आपको आपने पेपर दे दिया, पेपर कंप्लीट हो गया, तो आपको फील था ये सब रैंक्स मेरी आ जाएगी इस तरह की? पर मेरा उस समय बहुत ही, उसके बल्कि एक हफ्ते तक मेरा था कि क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी गलतियां हो गई थी, तो मैं था कि जो यूट्यूब पे लोग आते हैं सॉल्व करने उसके बाद, कि मेमोरी बेस्ड यहाँ क्या है, वहाँ पे बहुत सारे, मतलब लगता है कि जैसे अरे पूरा पेपर डूब गया है, नहीं यार पर हो ही नहीं पाया। फिर मैं था कि चलो डीए में कुछ हो सकता है, डीए के थ्रू हो सकता है, लेकिन सीएस में भी डिसेंट रैंक आ गई है, और डीए में भी ठीक ठीक आ गई। नहीं, रैंक आपकी मतलब देखिए समय के हिसाब से, जैसे 6 महीने 7 महीने आपने तैयारी की, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया आपने। और अभी आपने पहले से क्या रिसर्च कर लिया था कि सिविल के थ्रू मैं सीएस में जा रहा हूँ, तो कहाँ कहाँ पे मुझे मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और कहाँ कहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, ये आपने पूरा रिसर्च कर लिया था? सर हाँ, घुसने से पहले पूरा रिसर्च किया था कि, और एम ऑब्वियसली बनाया था कि टॉप 7 आईआईटी का एम बनाया था मैंने। तो वहां पे उस समय था कि सिर्फ रुड़की और आई थिंक एक और है शायद, मैं भूल गया मुझे, ये रुड़की और गुवाहाटी, आई थिंक एक और है शायद, इनमें मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बट मेरा था कि नहीं, टॉप 5 आईआईटी में मेरे को जाना है किसी भी तरह से। और नहीं तो मेरा था कि सेकंड जन आईआईटी में भी, आईआईटी हैदराबाद है, एनआईटीज में कुछ एनआईटीज हैं। तो मेरा था कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं अपॉर्चुनिटी है, अगर रैंक अच्छी आ गई है तो बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। फिर और भी प्रोग्राम्स होते हैं, रिसर्च वाले प्रोग्राम्स होते हैं, तो मेरा था कि कुछ ना कुछ मैं कर लूँ एक अच्छी रैंक ला। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे पास से मैकेनिकल में बच्चे गए, आईसी बंगलौर में एडमिशन लिया, रैंक थोड़ी डाउन थी लेकिन उन्होंने रिसर्च की तरफ चले गए तो उनको कुछ कोर्सेज वहां पे मिल गए हैं। और आपको तो 100% मिल जाएगा, आपको डीए के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, 130 रैंक है। तो इस साल आपको डीए कहाँ कहाँ पे अलाउ हो रहा है, किस मेरा आईआईटी डीए में? सर, हाँ, डीए आईआईटी कानपुर में हो रहा है, आईआईटी दिल्ली में उसमें जो एआई वाला प्रोग्राम्स है उसमें हो रहा है, आईआईटी हैदराबाद में एआई के प्रोग्राम्स में हो रहा है, आईआईटी हैदराबाद में एनआईएस का जो प्रोग्राम होता है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वहाँ पे भी डीए एलिजिबल किया हुआ है। और आई थिंक आईआईटी बॉम्बे में भी किया हुआ है। मतलब आईआईटी खड़गपुर में जो नया अभी आया है प्रोग्राम एआई का एमटेक, उसमें भी डीए के थ्रू एलिजिबिलिटी है। इसमें तो और आपका 100% हो जाएगा यदि, अच्छा क्या यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह भी है कि ये डायरेक्ट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं सर? हाँ सर, आईआईटी खड़गपुर में इंटरव्यू ले रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में भी इंटरव्यू। आईआई में जल्दी हर जगह पे इंटरव्यू होता है, कहीं कहीं पे रिटन टेस्ट भी ले लेते हैं, तो उसकी भी तैयारी आईआईटी आपको? रुड़की, हाँ सर, आईटी रुड़की रुड़की में में? नहीं हो रहा है इंटरव्यू, नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है अच्छा, एमटेक इन एआई। एआई, अच्छा उन्होंने भी एआई खोल दिया सर कि हाँ लास्ट ईयर ही था? सर, लास्ट ईयर से खोला है सर, अच्छा मतलब अच्छा। आई थिंक 22 से खोला है, 22 ईयर। ओके ओके ओके। तो अच्छा है, सभी जगह आप डालते रहिए, और फिर एआई तो अभी न्यू एरिया है और काफी अच्छा एरिया है, और इसमें काफी कुछ होने को बचा हुआ है, तो इसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चे दूसरी ब्रांच के हैं, सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं,
या सिविल के एक दो बच्चे हमारे पास अभी पढ़ भी रहे हैं ऑफलाइन के अंदर में, कभी सिविल का बच्चा है वो जॉब भी करता है सिविल के अंदर में, और प्लस यहाँ पे स्टडी भी कर रहा है। ऐसे कई सारे बच्चे सिविल के जो अब सीएस की तरफ अपना अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सर मैं अगर कोई गाइडेंस दूंगा तो यही बोलूंगा कि सब जितना जल्दी हो सके उतना अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए तैयारी, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मिल सके। टाइम ही एक ऐसी चीज है जो आपकी रैंक बना सकती है। ताकि एक अगर मल्टीपल अटेम्प्ट आप मतलब कर सकते हो, जैसे आप सेकेंड ईयर में हो तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर दो और वेट ना करो, ताकि थर्ड ईयर में पेपर दे सकें, थर्ड ईयर में सीखने को मिले, ताकि फोर्थ ईयर में अच्छे से पेपर दे सकें, ड्रॉप लेने की कोई कोई जरूरत ही ना हो। तो जितना अर्ली हो सके उतना करना चाहिए। प्लस अंदर पढ़ते हुए मैं कहूँगा कि जितना डीप घुस सकते हो उतना डीप घुसो। अगर आपके पास टाइम है तो सर तो एनालिसिस करके दे देंगे आपको, पर आपको खुद अपना दिमाग चला देना चाहिए कि जैसे सर कुछ लिख रहे हैं तो उसको एनालाइज करो, क्यों लिख रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों ट्रू है वो चीज़, खुद से समझ में आ जाए, खुद से फीलिंग आ जानी चाहिए क्यों ट्रू है वो चीज़। तो ऐसा लगना चाहिए थोड़ा। और मतलब पी वाई क्यूज। जितनी अर्ली ज्वाइन करेंगे उतना उनको बेनिफिट होगा, या अर्ली स्टार्ट कर दे तो भी अच्छा रहेगा। जी सर। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगा? सीएम तो आप कर नहीं पाए थे, लेकिन आपको कौन सा सब्जेक्ट सब्जेक्ट सबसे प्यारा लगा? सर उस समय तो मैं अच्छे से कर नहीं पाया, अभी मैं पढ़ रहा हूँ एल्गोरिथम्स, तो एल्गोरिथम्स में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया है। उस समय मैंने, हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसका टॉपिक है, वो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। उसको पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं कहूँगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में भी जिस तरह से समझ में आता है ना, तो कि क्या हो रहा है अंदर, वो अलग एक बहुत मज़ेदार फीलिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम और थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन पूरा एक तरह से एक गेम गेम टाइप का लगता है कि हाँ, इस तरह से बना करके, इस तरह से तुम्हारे आपकी स्ट्रिंग्स जा रही हैं, एक्सेप्ट हो रही नहीं एक्सेप्ट हो रही हैं, इस तरह से थोड़ा सोचने का उसमें बहुत वो रहता है, एरिया रहता है। मेरे ये सब सब्जेक्ट बढ़िया है, सीएसए यार, अच्छा लगता है। तुमसे बात करके मुझे लग ही नहीं रहा है यार तुम सिविल के बच्चे हो, वैसा लग रहा तुम सीएस के बच्चे हो। इतनी चीजें, इतनी बारीकी से चीजों को तुम बता दे रहे हो, टीओसी के बारे में, सीओ के बारे में, और भी एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में इतने अच्छे से बता रहे हो। मतलब हर चीज तुमको, मतलब रैंक तो अच्छी है तभी सब नॉलेज है तुमको, नहीं तो नहीं होता। तो ऐसा फील ही नहीं हो रहा मुझे मैं सिविल के बच्चे से बात कर रहा, ऐसा मुझे फील हो रहा है मैं सीएस के बच्चे से बात कर रहा हूँ। और और बहुत अच्छा सिविल लगा। सिविल का हाँ, मुझे उतना भी नॉलेज नहीं है। सिविल मैं कहूँगा कि सिविल में मैं मतलब उसमें था ही नहीं, मैं उसमें कभी जा नहीं सकता, जॉब करने लायक मेरा उसमें है नहीं। तो और वही 10th तो 11th 12th में जो जावा थी उस समय जब मैंने पढ़ी थी, मे भी हो सकता है कि इसी वजह से हो रहा हो, वो जो बैकग्राउंड एक तरह से हो ओके ओके। तो आपने अभी सी कंप्लीट किया कि नहीं किया यहाँ पे? रहा है। सी सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग। हाँ सर, सी सबसे मतलब गेट के बाद ही मैंने था कि आराम से पढ़ता हूँ तो सी स्टार्ट किया था, फिर डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, फिर एल्गोरिथम खत्म किया है। अभी सर सीएन पढ़ रहा हूँ बिकॉज ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पेपर आ रहा है, तो उसमें सीएन आती है, तो मैं ऐसा कि अब नहीं छोड़ सकता, सीएन पढ़ रहा हूँ सर। और मतलब सारे सब्जेक्ट, सी प्रोग्रामिंग तो बहुत ही अच्छे से कराया अच्छा, गया है। ऐप चल रहा है आपके अभी भी? ऐप वैलिड है आपका? हाँ सर। चलो बढ़िया है। नहीं, पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, चूंकि सब नॉलेज आगे कहीं ना कहीं काम आएगा ही। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम तो आपको लिखना भी है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको आईटी मिल जाएगा। रैंक आने के बाद कैसा इन्वायरमेंट था आपके घर में? कैसा, मतलब से पापा आपके भी जॉब में है या रिटायर हो गए? सर अभी तो जॉब में है, रिटायर हो जाएंगे थोड़े साल में। लेकिन अभी घर पे क्या था कि उतना उतना भी कोई बहुत ज्यादा कोई मतलब इन्वायरमेंट नहीं था पार्टी लायक। लेकिन ठीक है, वो तो होता ही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ऐसे बढ़ती है, इंसान का मतलब होता है कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तो उस तरह से था कि ठीक है, रैंक आ गया है, ओके है, बट आगे क्या हो सकता है इससे आगे, तो उस तरह से था कि उतना भी कुछ था नहीं, लेकिन अच्छा था, सब खुश थे, बहुत ही एक तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मतलब एक शुरुआत, चलिए, मतलब एक होता ना, एक सक्सेस मिल गई है। अब इसके थ्रू क्या अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर मिलेंगी वो आपको देखना है। जी तो सर। फिर आप आगे क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आगे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं? मतलब आगे सर आपका मैं फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान? सर फ्यूचर प्लान तो यही है कि जो बेस्ट अभी कॉलेज मिल सकता है वो ट्राई करूंगा लेने का, उसमें मास्टर्स करने का ट्राई करूंगा। तो 2 साल का मास्टर्स ही मैंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। और उसके उसके बाद प्लेसमेंट लेने का ही मेरा मतलब प्लेसमेंट ओरिएंटेड, रिसर्च उतना घुसने का नहीं सोचा, मेनली अपनी तैयारी प्लेसमेंट के लिए करूंगा। तो आनंद, बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके, तूने काफी चीजें बारीकी से बताई। और मैंने आपको आई गेट एलुमनी ग्रुप में भी आप एडेड हो,
इन फ्यूचर आपको कभी भी कहीं पर किसी भी जगह पे आपको हेल्प लगती आई गेट की, तो हर जगह आपको हेल्प मिलता रहेगा। वैसे आप एडमिशन वाले ग्रुप में भी हो, और हमारे एलुमनीज आई गेट के जो एलुमनीज हर जगह पर प्लेस है, हर जगह आईटीज में है। तो कभी भी आपका ऐसा फील होता है कि सर का कहीं भी हेल्प चाहिए, बिना हिचक के आप व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। और जो कानपुर के बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं ऑनलाइन में जाऊं, मैं ऑफलाइन में जाऊं, ठीक है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं कहूँगा दोनों में जाइए। आपको ऑफलाइन लेक्चर्स अटेंड करने ही चाहिए, क्लासेस जो चल रही है वो करनी ही चाहिए। हम्म। और प्लस जो जाकर के दूसरा सब्जेक्ट आप कर पा रहे हो या उसी सब्जेक्ट का थोड़ा सा और रिवाइज कर पा रहे हो पीछे से या आगे से, कुछ छूट गया है, सब कुछ कवर करते चलना चाहिए। तो दोनों करना चाहिए, हाइब्रिड एक तरह से करना। हाँ, जैसे अभी हम लोग का हाइब्रिड चल रहा है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, लेकिन मान लो कोई बच्चा कानपुर का है और वहाँ पे अभी गेट फोरम चल रहा है, अभी हमारे साथ इनका टाई अप तो है ही सर के साथ में, अभी भी वहाँ के बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे पास में। और टेक्निकल के खासकर हमारे पास आ रहे हैं, कुछ ऑफलाइन वहाँ पे क्लासेस अटेंड करेंगे, कुछ यहाँ पर करेंगे, दोनों रहेगा आपके पास में। तो क्या ये मोड सही है आने वाले वक्त में बच्चों के लिए? सर ऑल इसके अलावा फिर और चॉइस नहीं बचता, ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और मैं तो कहूँगा कि सही है, अगर आई गेट के थ्रू हो रहा है तो 100% सही। मतलब ऑनलाइन ही सही है। मतलब जैसे मैंने कर लिया, तो मैंने तो रिकॉर्डर से किया, तो लेकिन क्वालिटी रहती है, अच्छी जगह से कर रहे हो तो चाहे ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, दोनों में फायदा मिल जाएगा। क्योंकि ऐप ऐप में कोई चीज कट नहीं है, जो क्लासेस में पूरा होता है स्टार्टिंग से एंड तक पूरा रिकॉर्डेड ही रहता है ऐप के। तो पूरा जैसे वो चीज तुम्हें पूरा मिल का जाएगी। कंटेंट, पूरा का पूरा कंटेंट अब तो अब हमारा लाइव में चलता है। और आप 2 साल के कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो एक एक सब्जेक्ट दो दो बार लाइव में ही हो जाता है। एक फायदा ये, ऐप आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एक्सेस कर सकते हैं 2 साल में। व्यू 1000 व्यू हम लोग स्टार्टिंग में देते हैं, जब बच्चा बोलता है सर व्यू खत्म हो गया, उसको हम लोग इंक्रीज भी कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छा जो बेनिफिट है कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, कभी भी कहीं भी डाउट हो रहा है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं चीजों से। ठीक है, तो यहाँ पे चीट नहीं होगा, इतना तो कॉन्फिडेंट है। और आज हम आनंद से बात कर रहे हैं, आनंद को कुछ अच्छा लगा यहाँ पर, तभी आनंद ने भी रिप्लाई किया था। जो आईटी का बच्चा था वो रिप्लाई नहीं बोलता, बोलता अरे यार कहाँ फर्जी लोगों को मैं इंटरव्यू दूंगा, सीधी सी बात है। कुछ तुमको अच्छा लगा तभी तुम कनेक्ट हुए, नहीं सर मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। और तुम हमारे यहाँ पे पढ़े, रिकॉर्डेड यूज किया, उसका बेनिफिट आपको दिखा, तो इसलिए हम लोग आपस में कनेक्टेड है। और आगे भी बहुत दूर तक कनेक्टेड रहेंगे, भले हम मिल नहीं पाए अभी तक, लेकिन आगे मिलने का भी चांस रहेगा, मिलेंगे भी। और कभी बार जी उधर जी। यूपी साइड में आना हुआ तो हम बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेंगे। और बच्चा जो जूनियर्स हैं उनका मैं आपको आपका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा, जो अदर ब्रांच के हैं आप उनको गाइड करिएगा प्रॉपरली, जिससे कि वो लोग भी आपकी तरह मोटिवेटेड है, अच्छा परफॉर्म करें। तो आनंद, आप कुछ ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, जिस ऐसा कोई क्वेश्चन मैं नहीं पूछ पाया हूँ लेकिन आपका मन है कि मुझे ये चीज बोलना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं अभी। सर मैं तो ये कहूंगा कि अभी जैसे अगर आपका ब्रांच, जैसे मैंने सिविल से सीएस में आ रहा हूँ, तो ऐसा हर किसी को नहीं करना चाहिए। सिविल में बहुत अपॉर्चुनिटी, मैं सिविल को इस तरह से वो नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं मतलब मेरा इंटरेस्ट बस सीएस में इसलिए मैं आना चाह रहा हूँ, है ना। तो क्योंकि कई लोग होते हैं कि सिविल से सीएस में इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि सीएस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको दिखती है, जॉब के अच्छे पैकेजेस दिखते हैं। तो लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना फिर आपके सिविल जिसमें ब्रांच आपने ली है उसमें करना ही चाहिए, स्टिक उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से बिल्कुल, होता है। ये भी बात आपने बिल्कुल सही बोली है, हम भी यही बोलते हैं बच्चों को। यदि आपको आईटी इंडस्ट्री की तरफ जाना है, कोडिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो आपको लगता है कि मैं सीएस में अच्छा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन यदि आपको बिल्कुल कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपको पीएसयूज की तरफ जाना है, आपको जेई एग्जाम की तरफ जाना है, तो आप अपनी ब्रांच में अच्छा कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी है और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो बिल्कुल आनंद ने बिल्कुल करेक्ट बोला है कि आपको अपना 100% मानना है, देख के नहीं, आपका बिल्कुल अपने दिल से पूछिए पहले कि या हमें प्राइवेट जॉब आईटी इंडस्ट्री की तरफ जाना है, मूव करना है, तो फिर उस केस में आप आ सकते हैं। जैसे आनंद को इंटरेस्ट था शुरू से, चूंकि कोडिंग की तरफ थे वो, तो इसलिए वो आ गए यहाँ पर। और वैसे अभी मैं हर साल देख रहा हूँ, जैसे ट्रिपल ई का एक बच्चा हमारे पास है, उसने 210 रैंक लाया है, वो बीए का भिलाई का रहने वाला है। और हम लोग ऑलरेडी इसमें 19 साल से क्लासेस ले रहे हैं सीएस के अंदर में। पहले मैं ऑफलाइन में ही था, क्योंकि पहले मुझे ऑफलाइन ही पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता था कि अब मैं हर बच्चे पे ध्यान दे पा रहा हूँ कि आ रहा है बच्चा, नहीं आ रहा है, सिंसियर है नहीं है, डांट पाते थे, समझा पाते थे। ऑनलाइन में कहीं ना कहीं ये चीज मिस हो जाती है, हम बच्चे से कनेक्ट उतना नहीं हो पाते, बस हम आए अपना क्लास लिए फिर चले गए,
हाँ, बच्चा व्हाट्सअप करता है, मैसेज करता है, डाउट पूछता है, तब हम उससे कनेक्ट होते हैं। नाम तो पता चल जाता है सभी का, था ये हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो ये कहीं मिस होता है। लेकिन 20 में हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट हुआ, तो ऑनलाइन में भी मैंने हाइब्रिड मोड चालू किया कि जिससे कि कंटेंट पूरा का पूरा बच्चे को मिले, और सिर्फ मार्केटिंग ना रहे, सिर्फ एडमिशन की तरफ हम मूवमेंट ना दिखाएं। मेनली हमारा फोकस रहता है पढ़ाने के ऊपर, कि बच्चों को 100% थ्योरी, कंसेप्ट, पीआईक्यूज, ये सारी चीजें मिले यहाँ पर। तो अनंत, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको ऑल द बेस्ट। आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, वैसा आपको लाइफ में मिले आगे, और आगे हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। बच्चों, आपको भी ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बस, थैंक यू।